नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी का मैथ्स की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा 12 का, जिसमें आप पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण के बारे में। और अवकल समीकरण क्या होती है, जैसे आपने 7 की प्रश्नावली में पढ़ा था कि आप जब किसी फलन का आप अवकलन करते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये होता है एक्स वाई, और इसको अवकलन करने के बाद जो आप पास ऐसे फॉर्म आती है प्लस वाई, जो ऐसे फॉर्म आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक अवकल समीकरण। ठीक है ना। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और अवकल समीकरण को हल करना, जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा जाए dy/dx प्लस 3xy बराबर 0, तो इसको आप हल करके वापस y की फॉर्म में कैसे लेके आओगे, वो सारी बातें आप सीखने वाले हो। सबसे पहले इसमें आपका पहला पॉइंट रहेगा कोटि और घात के बारे में। इसका कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, सारे फॉर्मूले आपके वही हैं जो आपने 9-10 की पढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कोटि व घात। तो देखो कोटि और घात का मतलब क्या होता है, जान लीजिए आप। कोटि का मतलब कोई भी जो अवकल समीकरण है उसका अधिकतम अवकलन जितनी बार हुआ है वो क्या कहलाएगी, उसकी कोटि कहलाएगी। ठीक है ना। तो यानी हम बात करें पहले किसकी कोटि की, यानी किसी भी अवकल समीकरण का अवकल समीकरण के अधिकतम अवकलन ही उसकी कोटि कहलाती है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मैं लिख दिया ऐसे d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y बराबर 0। जैसे लिखा हुआ गया मेरे पास, तो इसकी कोटि क्या जाएगी, एग्जाम्पल है। ठीक है ना ये, तो इसकी कोटि आ गई मेरे पास 2, क्योंकि आपका अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है। अगर मान लो मैं लिख दिया dy/dx प्लस y बराबर 0, तो इसका 1 बार हुआ है, तो इसकी कोटि क्या आ गई, आपकी 1 आ गई। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको मैंने समझाया है वो मैंने आपको कोटि के बारे में समझाया है। ठीक है ना। देखो उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, किसका, घात का आता है, घात। तो आपको लिखना पड़ेगा किसी भी अवकल समीकरण के अधिकतम अवकल वाले पद की जो पूर्णांक घात है, धनात्मक पूर्णांक घात ही उसकी घात कहलाती है। तो ये अभी आपने क्या सीखा, उसकी घात के बारे में सीखा है। अब इसकी जो विस्तृत व्याख्या वो देख लीजिए आप, घात का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के स्वरूप बात करना चाहें, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है d2y/dx² प्लस y बराबर 0। तो देखो इसका अवकलन 2 बार हुआ है, तो इसके ऊपर देखो होल पावर कितनी है, 1 ही मानोगे आप। तो इसकी कोटि तो क्या है, 2 है, और इसकी घात क्या है, 1 है। ठीक है ना। इसी तरह मान लो मेरे पास ऐसा लिखा जाए कि d2y/dx² प्लस dy/dx की होल पावर 3 प्लस 1 बराबर 0। तो देखो इसकी कोटि क्या जाएगी, आपकी 2, और इसकी घात क्या जाएगी, आपकी 1। ध्यान रखना, घात आपको हमेशा जो अधिकतम अवकलन है उसके ऊपर देखना है, न कि इसके ऊपर। इसके ऊपर से कितनी घात हो, अब बड़ी घात है तो ये मान्य हो जाएगी आपकी। इसी तरह मान लो मेरे पास लिखा आ गया dy/dx की होल पावर 4 प्लस 3y बराबर 0। तो इसकी कोटि तो आ गई है 1, और इसकी घात क्या आ गई है, 4। ठीक है ना। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण के द्वारा ये दोनों बातें स्पष्ट कर दी है। तो शायद मेरे विचार से अभी तक आपके यहाँ पर कोटि और घात समझ में आ गई होगी। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार देखो हमारे पास कुछ इस तरह की विशेष कंडीशन आती है, तो वहां पर आपको कोटि और घात को थोड़ा सा सोच समझ के निकालना होता है। अब कैसे निकालना, तो देखिए आप आगे। जैसे मान लो हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। एक तो जो आपका अवकलन का जो पद होता है
वो किसी भी फलन का पद नहीं होना चाहिए। अब फलन का पद नहीं होने का मतलब जैसे आपके पास कभी भी ये लिखा हुआ नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर मान लो साइन और आपके लिखा आ गया dy/dx प्लस y बराबर 0। अब जो ऐसा सवाल आएगा उसमें तो देखो अवकलन का जो पद है ना वो आपका साइन का कोण बन रहा है, तो इस केस में देखो आपकी कोटि तो परिभाषित होगी कितनी, 2 होगी, लेकिन इसकी घात वो परिभाषित नहीं कर सकते आप क्योंकि इसके अंदर आ रहा है फलन के रूप में, तो आप इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसको तो बाहर निकालोगे तो इनमें से कोई चला जाएगा अंदर, ठीक है ना। तो इसकी घात क्या आएगी यहाँ पर, परिभाषित नहीं आएगी, घात परिभाषित नहीं। इसमें आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कब, जब आपका अवकलन का पद किसी साइन या कोस के कोण के रूप में लिखा जाए, उस कंडीशन में आपकी जो घात है वो परिभाषित नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो दूसरा, जैसे मान लो कई बार क्या होता है मेरे पास, जैसे यहाँ पर लिखा गया 1 प्लस dy/dx स्क्वायर प्लस, और उधर मान लो लिख दिया इसने क्या, जैसे कि dy/dx है उसकी मान लो उसने होल घात कर दिया 1/2, ठीक है। अब देखो हमें पहले क्या करना है, जो इसकी अवकलन का पद है इसकी घात को आपको एक पूर्णांक के रूप में लेके आना है, तो पूर्णांक के रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा आपको 2 को, तो देखो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, पहले इसका वर्ग कर देंगे इस तरह से, और इधर इसका वर्ग करोगे तो क्या देगा मान आपका ये आ जाएगा। अब इसमें देखो आपकी कोटि तो क्या आएगी, यहाँ पर भी 2 आ रही है, और देखो इस पूरे कंप्लीट के देखो घात क्या 2 ही तो बनेगी ना, जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पर घात भी क्या देगी आपकी 2 आ जाएगी, तो कोटि भी कितनी और घात भी 2। तो ठीक है, शायद पहले आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालते हैं, उसकी घात कैसे निकालते हैं। अब देखो हम आगे अपनी जो प्रश्नावली 12.1 है वो सबसे पहले आपकी क्या है, कोटि और घात से संबंधित है, हम उसको करने वाले पहले, ठीक है ना। तो उसमें जो कुछ सवाल है उनको देखिए आप भी। जैसे पहले प्रश्न में आपके पास आ रहा है, इसमें लिखा है dy/dx बराबर साइन 2x प्लस कोस 2x। देखो सबसे पहले तो आपको हमेशा ये देखना था, जो आपका अवकलन का पद होता है अवकलन का, उस अवकलन के पद की जो घात है वो एक आपकी धनात्मक पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, तो बिल्कुल धनात्मक पूर्णांक के रूप में घात एक आ रही आपकी, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे, कोटि बराबर 1 और घात बराबर भी क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब देखो जैसे मान लो हम इसमें प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें आ रहा है मेरे पास देखो dy/dx स्क्वायर और बराबर में आ रहा है sin x प्लस cos x। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या कोटि देखो उसकी 2 होगी ना, तो कोटि तो लिख दिया आपने 2 क्यों 2 बार अवकलन हुआ है, और उस पूरे ऊपर घात कितनी 1 है, तो घात मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई है 1 आ गई है। इसी तरह देखो हमारे पास सवाल नंबर 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है dy/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy/dx बराबर 0। तो देखिए आपका जो यहाँ पर अधिकतम अवकलन है वो 2 बार हुआ है, इस पूरे ऊपर घात भी क्या 2 है, एक पूर्णांक के रूप में है, तो इसकी कोटि भी क्या आ गई मेरे पास 2 आ रही है, और इसकी घात भी क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट आगे इसमें सवाल नंबर आता है आपका 4 का। देखो 4 के में ऐसा लिखा हुआ है कि जो dy/dx है उसकी होल पावर 3 आ रही है यहाँ पर भी, प्लस ये आ रहा है 1/dy/dx, उधर आ रहा है मेरे पास क्या 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये बट्टे मार आपका, बट्टे मारने का मतलब जो यहाँ पर dy/dx की घात है वो क्या आ रही है -1 आ रही है। भाई इसको आप यूं तो मानोगे ना कि dy/dx की होल पावर कितनी -1। और मैंने क्या बोला था आपको कि जो ये अवकलन के पद है उन सबकी घात क्या होनी चाहिए, आपकी धनात्मक रूप में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों को dy/dx से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपने लिखा दोनों पक्षों को dy/dx से गुणा करने पर, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास dy/dx की होल पावर कितनी होगी 4 होगी ना, और यहाँ पर आ गया 1, उधर आ गया 2 dy/dx, ठीक है। अब देखो सिंपल फॉर्म में आ चुका आपके पास बार भी। अब इसकी कोटि तो क्या होगी आपकी 1, क्योंकि अवकलन आपका 1 ही बार हुआ है, और इसकी घात कितनी आ चुकी है आपकी 4, क्योंकि अधिकतम घात कितनी आपकी 4 है, तो इसकी कोटि क्या आ गई है 1 और घात क्या आ गई इसकी 4। तो शायद यह बात आपकी आदर्श में आ गई होगी। अब देखो उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लो आता है इसमें सवाल नंबर 5। देखो 5 के में लिखा है a
d2y/dx² और उधर आ रहा है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर आ रहा है अभी, और उसकी देखो होल पावर कितनी आ रही है आपकी 3/2 आ रही है। ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि घात जो होती है आपकी हमेशा वो एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3/2 आ रही है, तो देखो 3 तो चलेगा लेकिन बट्टे वाला 2 नहीं चल सकता। उस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इनका होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये आएगा मेरे पास a d2y/dx² का होल स्क्वायर आ गया। उधर जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 कट जाएगा आपका ये, और क्या बचेगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी आ गई आपकी 3 आ गई, तो 2 हट गया आपका। अब देखो सारी घात आपकी बिल्कुल क्या आ रही है, पूर्णांक के रूप में आ रही है। अब देखो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ आपका 2 बार, तो कोटि क्या आएगी मेरे पास 2। अब देखो इसकी घात नहीं देखना आपको, क्योंकि इसकी तो वैसे आपको 6 घात मिलेगी, लेकिन हमें जितनी जो अधिकतम बार अवकलन है उसी की घात देखनी है। तो देखो यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, घात 2 आ रही है इसकी, इसका अवकलन भी 2 बार, इसकी घात भी कितनी है 2 यहाँ पर बार, तो मेरे पास घात भी यहाँ पर क्या आ गई है 2 आ गई है। तो शायद आपकी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, इसके तो बाकी प्रश्न बचे हैं ना 6, 7, 8, उनके आप खुद ट्राई कर लेंगे। ठीक है ना, 6, 7, 8 तीनों आपको खुद को करने हैं। मैंने आपको ये 5 तक करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलते हैं आगे अपनी प्रश्नावली जो 12.2 है, तो देखो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए 12.2 में आपको क्या दिया गया है उसको देखो आप। अभी तो हमने देखो केवल 12.1 में तो वैसे मतलब कोटि और घात ज्ञात करना सीखा है, और वैसे ही एग्जाम की दृष्टि से इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो 12.1 प्रश्नावली वो आपकी। और वैसे ही जो प्रश्नावली आपकी कुल 6 नंबर की है, इसमें 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आता है जो संभवतः 12.1 में से नहीं आता है। ठीक है ना, बाकी में से आता है। तो अब आ जाओ 12.2 में। अब आपको मतलब क्या करना है, इनके कुल के मतलब जो समीकरण होती है ना वो आपको ज्ञात करनी है। आपको एक समीकरण दी गई है और उनके आपको कुल की क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी है। जैसे पहला प्रश्न आ रहा है मेरे पास अभी, इसमें लिखा है y बराबर क्या ax प्लस b/x। अब एक तरीका सीखिए आप पहले। अब इनके कुल की समीकरण निकालने का मतलब क्या होगा, जो कुल की समीकरण आप प्राप्त करते हो ना, वो प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो आपके पास कोष्टेंट कितने हैं, और भी देखो 2 कोष्टेंट है। 2 कोष्टेंट होने का मतलब अवकलन करने के लिए आपके पास स्वतंत्र कितने हो, आप 2 बार अवकलन कर सकते हो आप। ठीक है ना, अवकलन करने की छूट क्या आपको 2 बार, और अवकलन होने के बाद में ए और बी का मान क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। आपको ध्यान देना है अवकलन कितनी बार कर सकते हो, अवकलन कितनी बार 2 बार, और उसके बाद में ए और बी क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। ए तथा बी हटना चाहिए। ये दोनों शर्तें हमें क्या करने ध्यान में रखनी है। अब देखो कैसे रखेंगे, तो आपने यहाँ पर लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो अगर आप इसका सीधा अवकलन करोगे, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप इसका सीधा अवकलन करोगे तो आपको पता है कि केवल आप 2 ही बार अवकलन कर सकते हैं, उसके बाद में आपका ए और बी हट जाना चाहिए। तो मैं इसमें देखो क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूँ। पहले जो बट्टे में x है ना, इसका मैं दोनों तरफ गुणा करता हूँ, तो ये आ गया xy बराबर ax² प्लस b। ठीक है ना, अब मैंने लिखा यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x कांस्टेंट इसका हो गया dy/dx प्लस y कांस्टेंट x का हो गया 1, उधर आ रहा है मेरे पास 2x, इसका आ गया 0। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ये x है, इसको मैं क्या मान लूंगा y' मान सकता हूँ मैं, और ये प्लस y, उधर आ रहा है मेरे पास क्या 2ax। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया कि 2 बार अवकलन करते मेरा ए और बी दोनों के जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, हटने चाहिए दोनों। अब देखो मैं इस ए को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो x है ना, इस x को मैं इधर लूंगा इसके भाग में, तो मेरे पास आ रहा है xy' प्लस y बटा x, उधर मेरे पास क्या आ गया 2a। अब इसको मैं देखो थोड़ा सरल करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास y' प्लस y/x आ जाएगा, y/x बराबर क्या आ रहा है 2a। अब देखो मेरा यहाँ पर a हो गया स्वतंत्र। अब जैसे मैं अवकलन करूंगा तो मेरा a भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करोगे ना तो y डैश का तो आपको पता है क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, और इसमें आप u बटा v का रूल लगाओ तो x स्क्वायर, x कांस्टेंट, इसका हो गया y डैश, माइनस y कांस्टेंट, x का हो जाएगा आपका 1, उसका हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आपने इसको यहां तक कर दिया ना अभी। अब देखो इसको हम आगे सरल कैसे करेंगे। अब जो आपका ये एक्स स्क्वायर है उसको आप ऐसे सबसे गुणा करा दो एक बार, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, फिर बाद में प्लस में एक्स वाई डैश, फिर माइनस में वाई बराबर 0। ये क्या आ गया आपकी इनके कुल के अवकल समीकरण आ गई है। ठीक है ना, तो आपको लिखना है जो वक्रों के कुल की अभिष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसको प्राप्त करना था। तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी आपको। जितने आपके कांस्टेंट है उतने बार आप अवकलन कर सकते हो, और अवकलन करने के बाद में आपके जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, हट जाने चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हम आगे करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अब आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। देखो 2 के में आपके पास क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो इसमें इस बार आपका अचर पद ओनली एक क्या रहा है ना, तो आपको केवल एक ही बार अवकलन करने की छूट है। ठीक है ना, तो सीधा लिखोगे आप यहां पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे तो आपके पास इसका तो हो गया 2x, इसका 2y डिवाई अपॉन डी एक्स, उसका हो गया 0। अब देखो दोनों में से आप 2 कॉमन ले 0 भेज दो, तो आ गया x प्लस वाई डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। इसको चाहो तो आप यूं लिख दो एक्स वाई डैश बराबर 0। तो ये क्या आ गया आपका अभिष्ट उत्तर आ गया। तो जो अभिष्ट अवकल समीकरण है उसके बाद देखो आप बात करते हैं सवाल नंबर 3 के बारे में। देखो 3 के मारा मेरे पास क्या, y बराबर ए की पावर 3x प्लस बी ई की पावर 5x। देखो ये वाला प्रश्न है। अब देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो इसको मैं आपको शुरुआत से करके बता दूं। ठीक है, यहाँ से, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो देखो मान लो 3 नंबर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी y बराबर ए की पावर 3x प्लस बी की पावर 5x। ठीक है ना, ये प्रश्न आपके पास ए की पावर 3x और बी की पावर 5x। अब देखिए इसको करना कैसे आपको, सबसे पहले मतलब 2 बार आप इसका अवकलन कर लो, क्यों यहाँ पर ए और बी आ रहे, और अवकलन करने बाद में ए और बी का मान क्या हो जाना चाहिए, आपका गायब हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो पहले इस b को कर लूँ मैं स्वतंत्र, तो जो e की घात 5x है उसका मैं दोनों तरफ लगाता हूँ भाग, तो y बटा e की घात 5x भाग में लगाया, यहाँ पर e की घात 3x बटा e की घात 5x भाग में, और यहाँ पर आ गया b। तो आपके पास कंडीशन आ गई y डॉट e की पावर माइनस 5x a डॉट e की पावर माइनस 2x, और ये प्लस में आ रहा है b। पहले आपने क्या कर लिया, b को स्वतंत्र कर लिया ताकि इसका मान तो क्या हो जाए, आपका डायरेक्टली 0 हो जाए। अब मैंने यहां लिख दिया, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो जैसे मैं अवकलन करूंगा ना, तो इसमें आप u डॉट भी लगा दो, तो y कांस्टेंट, इसका माइनस में 5e की घात माइनस 5x आ गया, जो पहले e की घात सही घात x हो गया, फिर दोबारा करें तो क्या आएगा, माइनस 5 आएगा, प्लस अब देखो e की घात माइनस 5x तो क्या आएगा कांस्टेंट, और इस y का हो जाएगा आपका y डैश हो गया। उधर देखो यहाँ पर आपका a तो आ रहा कांस्टेंट, इसका हो गया e की घात माइनस 2x इंटू हमारा माइनस 2, और इसका आ रहा है 0। अब देखो यहाँ पर माइनस 5 तो रहेगा सेम, फिर y e की घात माइनस 5x, उसके बाद देखो प्लस y डैश
ई की घात माइनस 5x, उधर आ रहा माइनस का 2a ई की घात माइनस में 2x। अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले अब मेरे को क्या करना, उस a को भी तो स्वतंत्र करना पड़ेगा ना। अब a को स्वतंत्र करने के लिए मैं यहाँ पर देखो इसमें ऐसे करने वाला हूँ कि जो ई की घात देखो माइनस 2x है ना, इसका समय लगा दूंगा मैं, यानी माइनस 5y ई की पावर माइनस 5x बटे ए की पावर माइनस 2x प्लस वाई ए की पावर माइनस ये वाई डैश है, ठीक है ना, माइनस 5x बटे में ए की घात माइनस 2x, और उधर आ रहा है मेरे पास क्या, माइनस का 2a। अब देखो उसको सरल करने पर मान आएगा माइनस 5y। अब ये जैसे ऊपर जाएगा ना तो यहाँ माइनस की 3x बचेगी पावर, यहाँ देख लो आप ऐसे ही वाई डैश, और ए की पावर क्या बचेगी ऊपर जाकर के माइनस 3x, उधर आ रहा माइनस का 2a। ठीक है, आपने इसको भी देखो यहां तक कर लिया है। अब देखो इसको आगे हल हम कैसे करेंगे। मैंने मतलब सब में से ना ए की घात देखो माइनस इनस को बाहर कॉमन लिया है, और वाई डैश, और ये आ रहा माइनस का 5y, उधर आ रहा मेरे पास माइनस का 2a। ठीक है ना, यहां तक करने के बाद में देखो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें दोबारा से अपना अवकलन करना है। तो मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और देखो जैसे मैं अवकलन करूंगा तो इसको तो मैंने माना u, इसको मैंने मान लिया v, मतलब मेरे पास अभी क्या रहा है e की पावर माइनस 3x, ये तो आ रहा कॉन्स्टेंट ना। इस ब्रैकेट का देखो अभी अवकलन क्या हो जाएगा आपका, इसका पहले होगा y डबल डैश माइनस 5y डैश। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्लस मेरे पास अभी देखो ब्रैकेट द्वारा कांस्टेंट कौन सा, y डैश माइनस 5y, और इसका देखो मेरे पास हो गया माइनस 3 और e की घात माइनस में 3x, और उस अचर पद का क्या हो जाएगा, मान आपका भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे आगे, मतलब दोनों में से आपने देखो e की घात माइनस 3x को बाहर लिया कॉमन, या y डबल डैश माइनस 5y डैश, अब देखो माइनस से आपका दोनों से गुणा होगा ये, तो माइनस का 3y डैश प्लस का 15y, उधर आ रहा है 0। अब इसको उधर 0 में भेज दो आप, तो y डबल डैश माइनस 5y डैश माइनस 3y डैश प्लस 15y बराबर है 0। अब ये तो आ रहा y डबल डैश भी 0 के भाग में चला गया ना वो, और उसका मान कभी 0 हो नहीं सकता। अब देखो ये 5y डैश जुड़ के क्या हो गया आपके 8 हो गए, 3 और 5 8, प्लस 15y बराबर है 0। ये मेरे पास अभी क्या आ गया है, अभिष्ट अवकल समीकरण आपको प्राप्त हो गई है। ठीक है ना, इसमें आपको यही याद करना था। तो अब आप इसमें लास्ट में लिख दोगे यहां पर, जो अभिष्ट अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। ठीक है ना, ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 3। अब देखो हम आगे चलते हैं, हमारे इस अक्षर में कुल 5 प्रश्न है। अब देखो आप नेक्स्ट अगला प्रश्न सवाल नंबर 4 में क्या करना आपको, तो देखिए 4 नंबर जो अपना प्रश्न रहेगा यहाँ पर, उसमें आपको ये करना है, देखो 4 नंबर में आपके पास आ रहा है क्या, ये आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है क्या, y बराबर e की घात x ब्रैकेट में आ रहा है a cos x प्लस b sin x आ रही है। मतलब आप अपने हिसाब से मतलब कैसे भी अवकलन करो, लेकिन अवकलन करने के बाद में आपका जो a और b है उसका मान बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए, आपका विलुप्त हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो देखिए आपको यहां पर क्या प्राप्त होने वाला है, इसका मान तो आ रहा है मेरे पास dy बटा dx बराबर, इसमें तो आप u डॉट v का रूल लगा रहे हैं, तो e की घात x तो आ रहा है कॉन्स्टेंट,
इस ब्रैकेट का हो गया आपका ए कांस्टेंट, कॉस का हो गया माइनस में साइन एक्स, प्लस बी और साइन का हो गया आपका क्या, कोस एक्स। ये तो आपने लिखा u कांस्टेंट v का अवकलन प्लस अब आएगा v कांस्टेंट, और आपको भी क्या करना है, u का अवकलन करना है, तो क्या आएगा e की घात x आएगा सेम। अब देखो दोनों में से आपने क्या कर लिया अभी, ये तो देखो आ रहा है मेरे पास क्या सेम ना, और यहाँ पर देखो मेरे पास आ रहा है e की घात x, यहाँ देखो मेरे पास आ गया b cos x माइनस में a sin x आ रहा है, और यहाँ पर देखो मेरे पास अभी क्या आ रहा है, ये आ रहा है देखो मेरे पास ये जो मान आपका नहीं, ये देखो बिल्कुल आपका वापस ये y बन रहा है सेम टू सेम, इसको आपने बना दिया y, और साथ में इसको आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया है, इसका हम बाद में आगे चल के यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो इसको आप दोबारा, अब लिखा मैंने पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो जैसे आप इसका दोबारा से अवकलन करोगे तो इसका तो क्या मेरे पास d2/dx², और यहां पर देखो इसमें आपने u डॉट फिर से लगाया, तो ये कांस्टेंट आ रहा है पहले एक बार, इसका क्या हो गया अभी b cos का हो गया माइनस में sin x, ठीक है, और माइनस में यहाँ ये तो आ रहा सेम और sin का हो गया cos x। ये तो आपने लिखा है u कांस्टेंट और v का अवकलन, और प्लस अब क्या आएगा आपका v तो आएगा कांस्टेंट, और u का अवकलन क्या होगा वापस फिर से e की घात x हो गया, और यहाँ पर y का दोबारा इसका हो जाएगा आपका y डैश हो जाएगा, y का हो गया y डैश। अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास क्या d2/dx² बराबर, अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से आपने ऐसा कर लिया, माइनस को आपने बाहर निकाल लिया, तो अंदर देखो मेरे पास मान क्या आ रहा है अभी, ये आ रहा है मेरे पास मतलब b sin x प्लस a cos x आ रहा है, और ये मेरे पास क्या रहा है e की घात x और b cos x माइनस a sin x, और आगे आ रहा है मेरे पास क्या y डैश, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आप, जैसे मान लो ये आपकी समीकरण मान लो कोई अल्फा है एक बार, ठीक है ना, और ये मान लो आपका समीकरण नंबर 1 है। अब देखो ये जो मान आपका बन रहा है ना यहाँ वाला, इसको देखना आपको, ये बिल्कुल सेम टू सेम ये मान बन रहा है आपका y वाला बन रहा है ना, a cos b sin x, और देखो ये जो मान मेरे पास है यहाँ पर ये वाला, ये मान देखो मैं कहां से लाऊंगा, मैं ये मान इस समीकरण से निकालूंगा यहाँ से, यानी इस y को मैं इधर ले आऊंगा इसकी तरफ, तो ये मान पूरा बन रहा है ना वहां पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, या तो आ रहा है d2/dx², या देखो माइनस, अब इस पूरे का मान तो आपका हो गया y, वहां से लिख दो आप y इसको, तो प्लस अब देखो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, यहां से लिखना है, यानी dy/dx माइनस y लिखना आपको, dy/dx माइनस y, और आगे मेरे पास क्या रहा है प्लस में y डैश, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब देखो ये सारी बातें आपने कहां से लिखी है, समीकरण 1 व अल्फा से आपने लिखी है, ओके। अब देखो इसको तो आपने कर दिया y डबल डैश, ये y डबल डैश बन गया ना आपका। अब देखो ये भी y डैश ही आपका वैसे, तो मतलब माइनस y डैश और माइनस y प्लस y डैश। अब मेरे पास आ रहा है y डबल डैश बराबर 2y डैश माइनस 2y, और मेरे पास आ गया y डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस 2y बराबर 0। तो ये आपने भी क्या कर ली, इसकी जो अभिष्ट अवकल समीकरण है ना वो आपने प्राप्त कर ली है। तो शायद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप लिख दो जो अभिष्ट अवकल समीकरण है, अभिष्ट अवकल समीकरण है, ठीक है। इसको दोबारा सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद में इसका जो अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 5, उसको देखिए आप। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो देखिए सवाल नंबर जो 5 है अपना, उसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखिए। तो देखो अब हम आगे बात करते हैं अपने सवाल नंबर 5 की। तो देखो 5 में क्या लिखा हुआ है, y बराबर आ रहा है इसमें a cos x प्लस b। तो अब देखो ये हमारे पास है, इसकी आपको क्या निकालनी है, अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। तो तरीका देखिए आप,
सबसे देखो पहले क्या करना हमें, इसमें देखो आपको ये जो आपके पास मान आ रहा है, तो इसको आप देखो वैसे डायरेक्टली भी करोगे तो भी देखो आपका इसमें क्या है, जो ए और बी वो आपके गायब हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो इसके लिए देखो आप इसको यूं मान लेंगे, मैंने लिखा सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे तो इसका तो क्या dy अपॉन dx, यह एक कांस्टेंट है, और cos क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस में साइन एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का दोबारा क्या होगा, एक होगा। तो मेरे पास ये आ गया इन माइनस में ए साइन एक्स प्लस बी। अब दोबारा कर लेंगे, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे आप अवकलन करोगे तो आपके पास देखो यहां पर भी क्या देगा, ये तो रहा डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और देखो यहां पर माइनस है तो है कांस्टेंट, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का दोबारा क्या हो जाएगा, एक। तो मेरे पास माना गया डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ए कॉस एक्स प्लस बी। यहाँ पर हम देखो दो बार अवकलन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आप उसके अवकलन कर सकते हो। अब देखो ये मान आपका देखो सेम टू सेम वापस y का मान बन गया ना। तो मेरे पास आ रहा है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उधर आ गया माइनस का y। अब सारा मान आपने एक तरफ लिया ही, तो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, या इसको आप यूं लिख दो y डैश डबल डैश प्लस वाई बराबर 0, जो क्या है, जो अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो आज तो हमने ये 12.2 तक पढ़ा है केवल अवकल समीकरण बनाने के बारे में, और अब जो आगे अब इन अवकल समीकरणों को हल करने का तरीका क्या होता है, देखो अभी तो आपने ये प्राप्त किया है, अब इनसे वापस आपको अपना ये y वाला पद कैसे लेके आना है, ये सारी देखो इसमें आप कुछ विधियां पढ़ेंगे, जिसमें आपकी देखो अवकल समीकरण देखो हल करने की आप विधियां पढ़ोगे, अवकल समीकरण के हल की विधि। तो इसमें वैसे मोटा मोटी तौर पर उसमें 3 विधि चलती है। पहली है चरों के पृथक्करण की, उसके बाद में समघात आएगी, फिर आएगी रैखिक। तो इस तरह से मतलब कुछ आप विधियां हैं जो आगे पढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।